नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि एक बाइक सवार येसियोल का पेन ड्राइव वाला पर्स लेकर भाग जाता है। अब आगे, जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। एक शांत झील के पास बैठा अपना स्वीटू सोंगजे गहरे ख्यालों में खोया मछली पकड़ रहा होता है। तभी प्रोफेसर किम का कॉल आता है, पर वो रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ अपने यांकरेट्स के आखिरी ट्रायल के लिए सभी लोगों का आना शुरू हो जाता है, जिसमें डीन साहिबा मिस ओ भी शामिल है। प्रोफेसर यांग और वकील पाक भी उधर ही आ रहे होते हैं कि तभी येसियोल दौड़कर उनके पास आती है और सारी बात बता देती है। उसके बाद अपने यांकरेट्स का फाइनल ट्रायल शुरू। वकील पाक अपना आर्ग्यूमेंट देना शुरू करते हैं, जिसमें पता चलता है कि ग्लूकोमीटर और लॉगबुक के डेट्स में गड़बड़ी है। ग्लूकोमीटर के अनुसार लास्ट रिकॉर्डिंग 5 अक्टूबर यानी कि इंसिडेंट वाले दिन हुई थी, जबकि लॉगबुक में वही रिकॉर्डिंग 4 अक्टूबर यानी कि इंसिडेंट वाले दिन के एक दिन पहले की है। और वकील पाक का कहना है कि ग्लूकोमीटर में डेट्स एंटर करने में गड़बड़ी हो सकती है, पर लॉगबुक जिसमें हाथ से लिखा जाता है उसमें गलती नहीं हो सकती। इस पर प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, हमें वेरीफाई करना होगा कि लॉगबुक और प्रोफेसर सियो की हैंडराइटिंग। तभी उनकी बात काटकर वकील पाक बोलते हैं, आपको शक हो रहा है? तो चलिए और डिटेल्स में चलते हैं। वो स्क्रीन चेंज करते हैं और लॉगबुक की प्रीवियस रिकॉर्डिंग दिखाते हुए वही पॉइंट्स बोलने लगते हैं जो अपने एरोगेंट बाबा ने नोटिस किया था, जिसके बाद ही इसने कंक्लूड किया था कि डेट्स में गड़बड़ी हुई है और लॉगबुक की डेट ही सही है। नाउ लेट्स सी कि एरोगेंट बाबा ने क्या नोटिस किया था। वकील पाक बोलना शुरू करते हैं, ग्लूकोमीटर के हिसाब से ये मेजरमेंट 26 सितंबर को सुबह के 11:30 पर लिया गया है। 25 सितंबर को होने वाली मॉक ट्रायल की क्लास को कैंसिल करके अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को 11 बजे के टाइम पर शिफ्ट कर दिया गया। इस बात को साबित करने के लिए वो स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने 26 सितंबर को मिस्टर सियो की मॉक ट्रायल क्लास अटेंड की थी, जो 11 से 2 बजे तक चली थी, यानी कि 3 घंटे, क्योंकि पिछली क्लास मिस हो गई थी। इससे जाहिर है कि मिस्टर सियो ने 26 सितंबर को 11:30 पर अपना शुगर लेवल रिकॉर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि उस दौरान वो क्लास में बिजी थे। इसका मतलब साफ है कि ये मेजरमेंट 26 सितंबर को नहीं बल्कि उसके एक दिन पहले यानी कि 25 सितंबर को 11:30 पर लिया गया था। तभी प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो प्रोफेसर सियो की ही हैंडराइटिंग है। इस पर प्रोफेसर यांग वकील पाक के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं, जिसके बाद वो लॉगबुक दिखाते हुए बोलते हैं, इस लॉगबुक में सारी चीजें मिस्टर सियो के ही द्वारा लिखी गई है। इस बात को साबित करने के लिए मैं यहाँ पर एक विटनेस को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सियो का पर्सनल ड्राइवर जो अभी कोर्ट में मौजूद है। मैं मिस्टर ली मैन हो को विटनेस स्टैंड पर बुलाना चाहूंगा। तभी प्रोसिक्यूटर जिन ऑब्जेक्ट करते हैं, ये बोलते हुए कि ली मैन हो विटनेस के तौर पर ऑलरेडी एक बार बुलाया जा चुका है। इस पर वकील पाक बोलते हैं, मिस येसियोल को भी तो ऑलरेडी एक बार बुलाया जा चुका है, पर फिर भी कोर्ट ने उसे दोबारा बुलाने का आपका रिक्वेस्ट अप्रूव किया है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप अपने यांकरेट्स के संगत में रहते हैं। तभी तो यांकरेट्स के सारे स्टूडेंट्स स्वैगर हैं। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, दोनों बातें अलग हैं। अब जज पूछते हैं, और वो कैसे? प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, क्योंकि ली मैन हो एक रेपिस्ट है, वो एक ट्रस्टवर्दी विटनेस नहीं। फिर चुप हो जाते हैं। अब अपने यांकरेट्स बोलते हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि ली मैन हो मिस येसियो से भी कम ट्रस्टवर्दी है ना? इस पर प्रोसिक्यूटर जिन की बोलती बंद, क्योंकि अगर इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया तो ली मैन हो का प्रोफेसर यांग के खिलाफ दिया हुआ सारा बयान किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, जिससे प्रोसिक्यूटर जिन को ही लॉस है। ये फंस गया। इसलिए जब इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या बोला जाए, तो लंच ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद सब लोग बैठकर लॉगबुक वाली बात को लेकर अपने एरोगेंट बाबा की तारीफ करने लगते हैं और केस पर डिस्कस करने लगते हैं। तभी लॉलीपॉप गाय अपनी सीरियस गर्ल से पूछता है, वो लोग तुम्हें बयान देने के लिए क्यों नहीं बुला रहे हैं?
तुमने सच में वो शुगर पैकेट नहीं देखा था? सोल्बी बोलती है, मैंने देखा था। ये सुनकर सब लोग हैरान। दूसरी तरफ सबसे छुपते छुपाते एक कोपचे में घुसकर प्रोसिक्यूटर जिन किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। तुमने वो लॉगबुक कभी नहीं देखा और वो हैंड राइटिंग भी प्रोफेसर सीओ की नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? तभी ली मैन हो उनके सामने आकर बोलता है, मैं प्रिजुरी कभी नहीं करूंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो फिर से जेल जाना पड़ेगा और दोबारा जेल जाने से मुझे बहुत डर लगता है। प्रोसिक्यूटर जिन उसका फोन लेकर चेक करने लगते हैं कि कहीं ये इनकी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ली मैन हो बोलता है, लगता है आपको भरोसा करने में बहुत दिक्कत होती है। अब आपकी मदद करने के चक्कर में मैं जेल तो नहीं जा सकता ना। वो उनका टाई ठीक करते हुए बोलने लगता है, आपके लिए तो मैंने खुद को यांग का खबर लीक करने वाला बता दिया, उससे आपका ही फायदा हुआ। फिर आपने बोलने की हिम्मत कैसे की कि विटनेस के तौर पर मैं विश्वास के लायक नहीं हूँ? प्रोसिक्यूटर जिन उसका हाथ झटक कर बोलते हैं, निकलो यहाँ से। ली मैन हो गुस्से में बोलता है, मुझे ऑर्डर्स देने वाले तुम होते कौन हो? वो तुम नहीं हो जिसके लिए मैं काम करता हूँ, और चला जाता है। फिर प्रोसिक्यूटर जिन किसी को फोन करते हैं, जिसके बाद जब लंच ब्रेक ओवर होता है तो ली मैन हो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से जज को ली मैन हो को विटनेस के तौर पर बुलाने का वकील पाक का रिक्वेस्ट डिसमिस करना पड़ता है। फिर वो प्रोसिक्यूटर जिन को अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देने को कहते हैं। एक्चुअली जब एक केस की पूरी कार्यवाही हो जाती है और जज को उस केस का आखिरी फैसला सुनाना होता है, तो उससे पहले दोनों पार्टीज को अपना अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देना होता है, ताकि सारी चीजें दोबारा सम अप हो जाए। और फिर जज सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसले की एक डेट अनाउंस करते हैं, जिसके बाद अपना पूरा टाइम लेकर फैसले वाले दिन पूरी तरह से सोच समझकर वो अपना फैसला सुनाते हैं, ताकि किसी के भी साथ कोई नाइंसाफी ना हो। प्रोसिक्यूटर जिन अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट शुरू करते हैं। हाल ही में मिस्टर यांग ने मुझसे कहा था कि वो एक लॉ प्रोफेसर इसलिए बने ताकि ये पक्का कर सकें कि मेरे जैसे प्रोसिक्यूटर्स और ना हो। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा शक और पक्का हो गया कि यही असली खूनी है। वैसी दुनिया जहां मेरे जैसे प्रोसिक्यूटर नहीं होंगे, वहां मिस्टर यांग जैसे लोग कानून का फायदा उठाकर किसी भी चीज से बच सकते हैं, फिर चाहे वो किसी का खून ही क्यों ना हो। कोर्ट के बाहर प्रोफेसर किम कंटिन्यूअसली सोंगजे को कॉल किए जा रही होती है, पर कॉल रिसीव नहीं हो रही होती, क्योंकि कॉल रिसीव करने वाला तो नजर ही नहीं आ रहा। अंदर प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर यांग ने सच में उन्हें नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर की जगह पर चीनी दिया था और असली खूनी ने मिस्टर यांग को फंसाने के लिए वो चीनी का पैकेट छुपा दिया। इस हिसाब से तो खूनी को पता होगा कि मिस्टर यांग ने मिस्टर सीओ की कॉफी में चीनी मिलाकर उन्हें पिलाई थी। उसने मिस्टर यांग को ऐसा करते हुए देखा होगा, तभी तो उसने वो पैकेट हटाया। मिस्टर यांग के फिंगरप्रिंट्स कॉफी के कप और शुगर पैकेट पे हर जगह पर मौजूद थे, इसलिए खूनी ने उन चीजों को वहाँ पर सबूत के तौर पर छोड़ा होगा, है ना? लेकिन क्राइम सीन पर हमें जितने भी फुटप्रिंट्स मिले, उनमें से मिस येसियोल को छोड़कर सबके पास अलीबाई है ये प्रूफ करने के लिए कि उन्होंने मिस्टर यांग को कॉफी पिलाते हुए नहीं देखा, और मिस येसियोल के पास भी उस नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। तभी वकील पाक कुछ बोलना शुरू करते हैं, पर प्रोफेसर यांग उन्हें रोक देते हैं। उसी वक्त प्रोफेसर किम अंदर आती हैं, जिन्हें प्रोफेसर यांग सवाल भरी नजरों से देखने लगते हैं, जिसके जवाब में वो नामे सिर हिला देती है। इसका मतलब ये है कि सोंगजे जवाब नहीं दे रहा। प्रोसिक्यूटर जिन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, ये जानने के बाद कि इनके एकमात्र अनसॉल्व्ड केस की वजह मिस्टर सीओ है। डिफेंडेंट यांग अपने आपे से बाहर हो गए और गुस्से में आकर मिस्टर सीओ की कॉफी में मिथ नामक नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर डालकर उनकी जान ले ली। अपनी पर्सनल खुन्नस की वजह से इन्होंने एक जिंदगी खत्म कर दी। इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। ऊपर से ये तो एक लॉ प्रोफेसर हैं जो बच्चों को क्रिमिनल लॉ पढ़ाते हैं। इसलिए इन्होंने जो किया है उसके लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरी रिक्वेस्ट है कि डिफेंडेंट यांग जोंग हुन को 20 साल की सजा मिले। ये सुनकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ वो बाइक सवार जो येसियोल का बैग लेकर भागा था, किसी को वो पेन ड्राइव देता है। इधर अब डिफेंस काउंसिल के क्लोजिंग स्टेटमेंट की बारी आती है और प्रोफेसर यांग बोलना शुरू करते हैं। नाइंसाफी किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। भले ही 99 अपराधी बच जाएं, पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्गीय मिस्टर सीओ को इस कथन से सबसे ज्यादा नफरत थी, क्योंकि फिर उन निर्दोष और मासूम लोगों का क्या, जो कानून के बचे हुए उन 99 लोगों के हाथों प्रताड़ना सहेंगे। वो कहता था कि एक प्रोसिक्यूटर का कर्तव्य है ये मेक श्योर करना कि किसी एक इंसान के साथ भी नाइंसाफी ना हो, लेकिन उसी ने एक हिट एंड रन में एक मासूम की जान ले ली। उसके बाद से उसकी जिंदगी और एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उसका करियर दोनों बर्बाद होता चला गया और फिर उसकी मौत हो गई। एक बात को लेकर तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ,
सीओ कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मौत की वजह से किसी के साथ नाइंसाफी हो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ही इस सोच के साथ हुई थी कि मैं ही खूनी हूँ। इन लोगों ने सिर्फ उन सबूतों की तरफ ध्यान दिया जिससे सिर्फ मुझ पर शक बढ़े और बाकी सबूतों को इग्नोर कर दिया। इन लोगों ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि ये एक सोची समझी हत्या भी हो सकती है। वो अपने जूते खोल मौजे में ही अपनी जगह से बाहर चलकर आते हुए बोलते हैं, इन लोगों को फुटप्रिंट्स पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। अगर ये एक सोच समझकर की गई हत्या है तो खूनी ने अपने फुटप्रिंट्स होने ही नहीं दिए होंगे ताकि वो शक के घेरे में ना आ सके। ये फुटप्रिंट्स वाली बात जो प्रोफेसर यांग अभी बोल रहे हैं वो हांजुन ने ही इन्हें कहा था जब वो इनके लिए कार ड्राइव कर रहा था। एनीवेज, प्रोफेसर यांग आगे बोलते हैं, कोई इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि एक सोची समझी हत्या में जानबूझकर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दे। प्रोफेसर यांग अभी बिना शूज के अपने सॉक्स में भी इसीलिए चल रहे हैं ताकि सबको ये दिखा सकें कि इस तरह से भी फुटप्रिंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। वो अपनी सीट की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिफेंडेंट की सीट पर कभी बैठूंगा। फिर वो प्रोसिक्यूटर जिन के पास जाकर बोलते हैं, लॉ प्रोफेसर बनने से पहले मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं हमेशा यहाँ बैठूंगा। तुमने मुझे एक डिफेंडेंट बना दिया और इस वजह से मैं सीओ से भी ज्यादा अभी तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन गुस्से में आकर किसी की जान लेना और अपने फुटप्रिंट्स छोड़ देना, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं। तुमने कहा कि अगर मैं खूनी नहीं हूँ तो असली खूनी क्राइम सीन पर होगा, ये देखने के लिए कि मैंने कॉफी में चीनी मिलाई है, तभी वो शुगर पैकेट को हटा सकता है मुझे फंसाने के लिए, है ना? लेकिन क्राइम सीन पर ना होने के बावजूद भी खूनी वो देख सकता है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहाँ प्रोफेसर सीओ की हत्या वाली जगह पर हांजुन ने प्रोफेसर यांग से कहा था, हो सकता है कि येसुल के रूम की ही तरह यहाँ भी एक हिडन कैमरा हो और वो खूनी सही मौके का इंतजार करते हुए कहीं और से मेरे एंगल पर नजर रख रहा हो। इस पर प्रोफेसर यांग ने कहा था, फिर तो काम हो जाने के बाद खूनी ने शुगर पैकेट के साथ साथ वो हिडन कैमरा भी हटा दिया होगा। फिर दोनों इंसिडेंट वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं, जिसमें पता चलता है कि मॉक ट्रायल के वक्त प्रोफेसर सीओ के पास जो पेन थी वो बाद में गायब हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ प्रोफेसर यांग बोलते हैं, इंसिडेंट वाले दिन तो प्रोफेसर सीओ का पेन भी कहीं नहीं मिला, पर पुलिस ने इस बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वो प्रोफेसर सीओ के शरीर के इंजेक्शन मार्क्स को दिखाते हुए बोलते हैं, और इस बात को भी बड़ी आसानी से नकार दिया गया कि मिस्टर सीओ के शरीर में वो ड्रग इंजेक्शन के थ्रू भी इंजेक्ट किया जा सकता है। पोस्टमार्टम में एक और बात सामने निकल कर आई थी। प्रोफेसर सीओ के शरीर में 2 तरह के नीडल मार्क्स थे। एक तो वो था जो डायबिटीज के इंजेक्शन लेने की वजह से बना था, और दूसरा जो उनके अपर एब्डोमेन पर था। क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त वकील पार्क ने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया था, जिन्होंने बताया कि अपर एब्डोमेन पर जो इंजेक्शन यूज किया गया है वो किसी मोटे नीडल का है, और जिस जगह पर वो इंजेक्शन दिया गया है यानी कि अपर एब्डोमेन, वहाँ पर के स्किन की जो फैट लेयर होती है वो उतनी मोटी नहीं होती, इसलिए इंजेक्शन देने के लिए वो जगह सुटेबल नहीं मानी जाती। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, इस जगह पर एक मोटी सुई वाली इंजेक्शन यूज करने का मतलब साफ है कि इंजेक्शन की दवा सीधे पेट में जाना। तो फिर पुलिस ने क्यों मान लिया कि वो भी बाकी सुइयों के निशान की तरह डायबिटीज वाले इंजेक्शन का ही निशान है? उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने एक और बात बोली थी, अगर खूनी ने मिस्टर सीओ की कॉफी में ड्रग मिलाकर उन्हें मारने का प्लान किया होगा तो उसे ये काम सीक्रेटली करना पड़ा होगा, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती पिलाता तो उन पर फोर्स यूज करता, जिसे रोकने के लिए वो स्ट्रगल जरूर करते। पर प्रोफेसर सीओ के शरीर में एक भी डिफेंसिव वुंड्स या वैसे निशान नहीं मिले जिससे ये लगे कि उन्होंने कोई स्ट्रगल किया होगा। प्रोफेसर यांग ने उन्हें जबरदस्ती ही कॉफी पिलाई थी, बट एज यू सी उस समय वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में थे और उससे लड़ रहे थे। प्रोफेसर यांग को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कॉज उन्हें भी पता था कि प्रोफेसर यांग उनकी मदद कर रहे हैं। एनीवेज, लेक्चर देने की आदत से मजबूर अपने यांग्रेट्स अब कोर्ट में आए सभी लोगों को समझाने लगते हैं, अगर खूनी ने हिडन कैमरा लगाया होगा और पूरी सफाई से अपने फुटप्रिंट्स के निशान क्राइम सीन पर रहने नहीं दिया होगा तो उसने प्रोफेसर सीओ को मारने के लिए जरूर इंजेक्शन का ही यूज किया होगा, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी काम करता है। अगर कॉफी में मिला दिया जाए तो वो उस इंसान पर डिपेंड करता है कि असर होने में कितना समय लगेगा। कभी कभी तो आधे घंटे तक का भी समय लग जाता है, पर इंजेक्शन के केस में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। अगर वो सुई नस वाली ना भी हो तब भी 10 मिनट बहुत है। अगर खूनी ने सीओ को 2:25 के अराउंड मिथ इंजेक्ट किया होगा जब सोल्बी और मैं ऑलरेडी उसे मिलकर जा चुके थे, तब भी वो सीओ की मौत के समय से बहुत क्लोजली मैच करता है। वो प्रोसिक्यूटर जिन की तरफ देखकर बोलते हैं, फुटप्रिंट्स, हिडन कैमरा और इंजेक्शन। प्रोसिक्यूशन को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि ये सब पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। आप लोगों को सिर्फ देखी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था।
अपने फॉल्स बिलीफ में अंधे होकर इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी कि असली खूनी खुलेआम घूम रहा है और आप लोग मुझे जबरदस्ती खूनी बनाने पर लगे हुए हैं। वो फिर से कोर्ट में आई भीड़ के सामने खड़े होकर बोलते हैं, आपको सच में लगता है कि मैं खूनी हूँ? अब तो आपके मन में भी डाउट्स हो रहे होंगे ना। इसे ही इन डूबियो प्रो रियो कहते हैं। वेल, इन डूबियो प्रो रियो उस कंडीशन को कहते हैं जब किसी केस में डिफेंडेंट के दोष को लेकर डाउट्स अभी क्लियर नहीं हुए हों, जिस वजह से हो सकता है कि उसे दोषी ना ठहराया जाए। जज बोलते हैं, आपको और कुछ कहना है? इस पर प्रोफेसर यांग एक पेन ड्राइव निकालकर बोलते हैं, ये एक स्मोकिंग गन की तरह है जो मेरी बेगुनाही साबित कर देगा। ये सुनकर प्रोफेसर जिन के कान खड़े हो जाते हैं। कहीं किसी कार में कोई येसियो से चुराया हुआ पेन ड्राइव लैपी में कनेक्ट करके देख रहा होता है, जिसमें सोंगजे ने अपना बयान दिया है। इधर प्रोफेसर यांग जज से बोलते हैं, इंसिडेंट के वक्त एक स्टूडेंट मेरे लैपटॉप को हैक करने के लिए दबे पांव मेरे ऑफिस में आया था, पर फिर मेरी आहट सुनकर कबर्ड में छुप गया। वो भीड़ की ओर देखकर बोलते हैं, मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने अपना बयान इसमें रिकॉर्ड किया है। ये सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैंने उसे बयान देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं नाकामयाब रहा। लेकिन आज उसने हिम्मत करके ये रिकॉर्ड किया और मिस येसियोल के द्वारा मेरे पास भेजा। मैं कब हो गया ये? तभी प्रोसिक्यूटर जिन के पास एक वीडियो आती है जो सोंगजे के बयान की ही वीडियो है। जज येसियोल से पूछते हैं, क्या ये सच कह रहे हैं? येसियोल हाँ में जवाब देती है। तभी प्रोसिक्यूटर जिन ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोफेसर यांग उनकी बात काटते हुए बोलते हैं, ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसे सबमिट भी नहीं करने वाला। ये सुनकर पूरी भीड़ हैरानी से हल्ला मचाने लगती है और जज सबको चुप कराने लगते हैं। इस दौरान प्रोसिक्यूटर जिन प्रोफेसर यांग के ऐसा करने का रीजन के बारे में सोचने में लगे थे। जैसे ही उन्हें समझ में आता है, वो विक्ट्री वाली मुस्कान देने लगते हैं, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अब कानून के मुताबिक कोई भी सबूत एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पर सिर्फ यही एक वजह नहीं है, एक और भी वजह है जिस कारण प्रोफेसर यांग वो सबमिट नहीं कर रहे और प्रोसिक्यूटर जिन वो वजह बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए वो मजाकिया ढंग में बोलते हैं, आप सबमिट करें योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सबूत को अप्रूव किया जाए और कोर्ट के द्वारा वेरीफाई किया जाए। फिर भी प्रोफेसर यांग सबमिट करने से मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि मैं कोर्ट का फैसला सुनना चाहता हूँ। इस पूरे ट्रायल के दौरान मैंने प्रोसिक्यूटर के सबूतों को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की, जिन्होंने शुरुआत से ही ये मान लिया था कि मैं ही खूनी हूँ। वो लॉ स्कॉलर जिन्होंने ये बयान दिया था कि क्राइम सीन पर उन्होंने शुगर का पैकेट देखा है, आज वो इस अपील लेटर के साथ कोर्ट में हाजिर हैं कि उनके बयान की विश्वसनीयता पर कोई भी सवाल नहीं किया जाए। एक स्टूडेंट जिसके पिता की मौत एक प्रोसिक्यूटर के द्वारा न्यूज लीक करने की वजह से हुई, आज वो यहाँ इस विश्वास के साथ बैठा है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। मिस्टर सियो का फ्रस्ट्रेटेड नेफ्यू जिसने चीजें अपने हाथ में लेने का डिसाइड किया था, वो भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। सारे रीजनेबल डाउट्स की वजह से प्रोसिक्यूटर मुझे पूरी तरह से दोषी ठहराने में नाकामयाब रहे, इसलिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। वो जज से बोलते हैं, एज अ लॉ प्रोफेसर जो क्रिमिनल लॉ पढ़ाता है, मैंने अपने स्टूडेंट से ये कभी नहीं कहा कि कानून न्याय करता है। कानून को न्यायपूर्ण बनाता है न्यायाधीशों का फैसला, वो फैसला जो जजेस सारे सबूत, गवाह और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए सुनाते हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट से ये कहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इन फ्यूचर लॉ प्रोफेशनल्स को दिखाएंगे कि एक सच्चा इंसाफ कैसा होता है। प्लीज इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा। यांग का इतना इमोशनल स्पीच सुनकर सारी भीड़ इमोशनल हो जाती है, पर प्रोसिक्यूटर जिन अलग ही मुस्कुरा रहे होते हैं। इन्हें प्रोफेसर यांग की सारी चालबाजी अच्छे से समझ आ रही है। प्रोफेसर यांग उनके पास आकर बोलते हैं, अगर इन सब के बाद भी मैं दोषी साबित हुआ तो हायर कोर्ट में मैं इसे सबमिट जरूर करूंगा। प्रोसिक्यूटर जिन अभी भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने यांग की चालबाजी पर बड़ा मजा आ रहा है। भले ही ये एक कमीने प्रोसिक्यूटर है, पर अपने काम में बहुत अच्छे हैं। और आपको तो पता ही है कि जब एक खिलाड़ी को उसके टक्कर का कोई ओपोनेंट मिल जाता है तो उसके साथ मुकाबला करने में कितना मजा आता है। तो यही चीज अभी प्रोसिक्यूटर जिन के साथ हो रही है। एनीवेज, ट्रायल खत्म हो जाने के बाद सब जाने लगते हैं
और प्रोसिक्यूटर जिन मुस्कुराते हुए प्रोफेसर यांग के पास आते हैं और अपने यांग क्रेड्स की चालबाजी के बारे में पता चलता है। एक्चुअली प्रोसिक्यूटर जिन के द्वारा कोर्ट में प्रोफेसर यांग के सबूत को अप्रूव करने का रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी प्रोफेसर यांग ने वो सबूत इसलिए सबमिट नहीं किया क्योंकि उनके पास असली पेन ड्राइव तो है ही नहीं। वो तो एवे कोई भी पेन ड्राइव दिखाकर सिर्फ इन डूबियो प्रोरियो करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने वो कर दिया। You very चालाक ब्रो। जलवा है हमारा। दोनों रिपोर्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं जो अपने यांग क्रेड्स की तारीफ कर रहे हैं। तभी अपने दोनों धुरंधर उनके पास आते हैं। अरे तू जा रही नहीं। अपना एरोगेंट बाबा रिपोर्टर किम के कानों में कुछ बोलकर उन्हें अपने साथ ले जाता है और अपना सीरियस गाय रिपोर्टर चॉय से बात करने लगता है, जिसमें पता चलता है कि वो टॉय वाला बच्चा रिपोर्टर किम का ही बेटा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर किम और येसियोल आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि येसियोल का बैग चोरी हो गया है और वो भी समझ जाती है कि पेन ड्राइव वाली बात प्रोफेसर यांग की एक चाल थी। फिर वो येसियोल से स्वीटू सॉन्गजे के बारे में पूछती है। येसियोल बोलती है वो बहुत उदास लग रहे थे, जैसे कि कहीं दूर जाने वाले हैं। ये सुनकर प्रोफेसर किम उसे फिर से कॉल करती है और इस बार कॉल रिसीव हो जाता है, पर किसी और के द्वारा। वो उन्हें बताता है कि फोन नदी के पास पड़ा है। 1 मिनट, कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया? प्रोफेसर किम दौड़कर भागती है। तभी सोले वहाँ आती है और येसियोल से पूछती है क्या हुआ। येसियोल घबराहट में बोलती है मुझे लगता है सॉन्गजे ओप्पा। तभी ये दोनों भी वहाँ टपक जाते हैं और ये बम पूछने लगता है कि सॉन्गजे ने ही लैपटॉप हैक किया था क्या। सोले उसे डांटते हुए बोलती है कहा ना उनसे डायरेक्ट जाकर पूछो, और ये दोनों भी भागते हैं। बोगी भी उसे डांटता है अपना मुंह खोलने से पहले सिचुएशन देख लिया करो, और ये दोनों भी भागते हैं। तीसरी तरफ सोल्बी को प्रोसिक्यूटर जिन का मैसेज आता है पार्किंग लॉट आ जाओ, पर वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी प्रोसिक्यूटर जिन खुद उसके सामने टपक जाते हैं जिससे इससे कुछ बात करना है, पर बिजी होने का बहाना देकर सोल्बी मना कर देती है। इस पर वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलते हैं फैसले की डेट से पहले मुझे कॉल करना, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, और चले जाते हैं। उधर पता चलता है कि स्वीटू सॉन्गजे सही सलामत है। थैंक गॉड। दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ प्रोफेसर किम उसे डांट रही होती है। बेवकूफ कहीं के, मेरे कॉल्स अवॉइड करने के लिए तुम फोन ऑफ कर सकते थे, नदी में फेंकने की क्या जरूरत थी? मैं कितना घबरा गई थी, मुझे लगा कि तुम। फिर वो चुप हो जाती है और ड्रिंक उठाती है। सॉन्गजे उन्हें रोककर माफी मांगता है, फिर वो उसे वो पीने देती है। सॉन्गजे बोलता है मैं अपने होशो हवास में सरेंडर करना चाहता हूँ। शाम को नदी के किनारे दोनों बाप बेटी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पता चलता है कि वाइस डीन ने ही इंटर्नशिप वाले लिस्ट से सोल्बी का नाम हटाया है। यहाँ ये भी पता चलता है कि डीन साहिबा मिस ओ नहीं मानती कि सोल्बी ने प्लेजराइज किया है। उनका कहना है कि लोग भूल गए हैं कि सोल्बी कितनी स्मार्ट है और खुद से ही कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं। सोल्बी बोलती है फिर तो अच्छा ही है, और जाने लगती है। वाइस डीन बोलते हैं तुम्हारा नाम लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उस योग्य नहीं। एक लॉ प्रोफेशनल जो स्मार्ट है पर योग्य नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। इधर सब लोग स्कूल कैंपस लौट आते हैं। सोले सॉन्गजी की वो चिट दिखाते हुए बोलती है सॉन्गजे ओप्पा के साथ जो भी हो, पर हमें ये याद रखना है कि हमें येसियोल को स्कूल वापस लौटने में मदद करना है। और फिर से येबम के मुंह पर वो चिपका देती है। गजब बेइज्जती है। बुग्गी बोलता है येसियोल तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ। मेरा मतलब मैं और हांजुन। तभी येबम उसकी बात काटते हुए बोलता है हांजुन के नाम पर क्यों उछल रहे हो, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते? ये सुनकर येसियोल हंसने लगती है। तभी एमएलए की नजर उस पर पड़ती है जो स्कूल प्रेसिडेंट के साथ उधर ही आ रहे होते हैं। वो सबके सामने येसियोल की इंसल्ट करने लगते हैं। स्कूल प्रेसिडेंट भी उसे डांटने लगते हैं, ये बोलते हुए कि एमएलए से माफी मांगो और अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करो। ये प्रेसिडेंट के पास भी कोई और डायलॉग नहीं है क्या? जब देखो एक ही बात अलापते रहते हैं, एमएलए से माफी मांगो, एमएलए से माफी मांगो, एमएलए से माफी मांगो। खैर मुझे क्या, हम आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट की बात से भड़क कर हांजुन उन्हें टोकता है, पर सोले उसे रोक देती है ये बोलकर कि इन लोगों की कहानी में येसियोल ने तुम्हारे साथ मिलकर यांगचन पर चीट किया है, तुम इससे दूर ही रहो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी डीन साहिबा मिस ओ वहाँ आ जाती है और येसियोल के सामने खड़ी होकर बहुत शांति से पूछती है क्या हुआ सर? इस पर प्रेसिडेंट उन पर चिल्लाने लगते हैं आप स्कूल को मैनेज करने के लिए कुछ कर भी रही हैं या नहीं? ये स्कूल पर कितना बड़ा धब्बा है, एक प्रोफेसर खूनी है और एक स्टूडेंट दूसरों पर असॉल्ट की गलत इल्जाम लगा रही है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मिस ओ बड़े शांति से बोलती है आपको आज का ट्रायल अटेंड करना चाहिए था। अगर प्रोफेसर यांग दोषी साबित नहीं हुए तो स्टूडेंट के सामने इस तरह से चिल्लाने के लिए आपको शर्मिंदगी होगी। फिर वो एमएलए से बोलती है
आपके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। एमएलए बोलते हैं फिर तो आपको इस लड़की को स्कूल में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स एक क्रिमिनल को बचाने की उनकी बात काटते हुए मिस ओ बोलती है ये क्रिमिनल है या नहीं, इस बात को जानने के लिए फैसला आने तक का इंतजार करते हैं। ठीक है, फिर वो सारे स्टूडेंट के साथ वहाँ से चल देते हैं। तभी एमएलए सोले को आवाज लगाकर रोकते हैं। स्पेशल डिफेंस काउंसिल, सेल्फ डिफेंस, मैंने सुना ये तुम्हारा आइडिया था, तुम्हें पता भी है। उनकी बात काटते हुए सोले बोलती है मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, मैं कांगदा नहीं हूँ जो आपको ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद पछताए। क्या? वैसे आपको भी अपने बेटे की तरह हिडन कैमरा लगाने का शौक है क्या? मैं सच में ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि आपको कैसे पता चला कि वो सब मेरा आइडिया था। इस पर एमएलए की बोलती बंद। सोले वहाँ से जाने लगती है और दूर खड़ा अपना एरोगेंट बाबा जो इसकी सारी बातें सुन रहा था प्राउड मुस्कान के साथ उसके साथ निकल लेता है। सब लोग येसियल के नेक्स्ट ट्रायल की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके केस से रिलेटेड केस ढूंढने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। तभी जीहू सबको अपने इंटर्नशिप वाली बात बताकर कहता है कि अब वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इस पर इसके दोस्तों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये लोग भी समझते हैं कि ये जीहू के लिए जरूरी है। बस एक बोगी ही होता है जो अपना गुस्सा दिखा रहा होता है। मतलब ही कहीं के, जब वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तब मैं बोलूंगा कि तुम एक कमीने हो। हांजुन बोलता है गलत बात, तुम अपने स्टडी मेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो जीहू से बोलता है बस योंगचन के वकीलों के जमावड़े को ज्वाइन मत करना। सोले बोलती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने 1000 सिपाही खो दिए। खैर कोई ना, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। फिर वो जाने लगता है पर जाते जाते बोगी से कहता है येसियल के सामने माचो दिखने के लिए तुम्हें मुझे इस तरह से धमकाने की जरूरत थी क्या? साला कमीना, इसकी तो मैं। येसियल वो कुछ भी कह रहा था, तुम माइंड मत करना। तभी फाइनली सोल्बी को येसियल के केस से रिलेटेड एक केस मिलता है। रात को ली मैन हो टैक्सी से किसी जगह पर पहुंचता है और फोन पर किसी को बताता है कि वो पहुंच गया। तभी कहीं पर प्रोफेसर यांग भी टैक्सी से उतरते हैं और वो भी फोन पर किसी को बताते हैं कि वो पहुंच गए। दोनों एक दूसरे से मिलने आए हैं या फिर कुछ और बात है या फिर कोई और ही राज खुलने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा एक्सप्रेस।